डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज के इस लेक्चर में हम एस के गर्ग की बुक में जो एयर पोल्यूशन चैप्टर के एमसीक्यूज हैं वो कवर करेंगे। यूकेपीएससी ए के एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा वेटेज रहता है एस के गर्ग की बुक के जो एमसीक्यूज हैं उनका, और बाकी भी कुछ ऐसे एग्जाम्स जिन पे बेसिक और सिंपल टाइप के क्वेश्चंस आते हैं उनमें यहाँ से काफ़ी ज़्यादा होते हैं क्वेश्चंस। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया है कि अडल्ट ह्यूमन बीइंग है, उसका एवरेज कंजप्शन कितना है एयर का। तो एवरेज फूड का कंजप्शन होता है अराउंड 1.5 केजी डेली का, और एयर का कंजम्पशन होता है 12 केजी। तो फूड के जो कंजम्पशन है उसका 10 टू 11 टाइम्स है, इसीलिए अगर एयर पोल्यूटेड है तो वो ज़्यादा हार्मफुल है फूड से भी। क्वेश्चन नंबर सेकंड में दिए हैं कि एयर पोल्यूशन है किस किस पे हार्मफुल इफेक्ट करता है। तो बायोटिक वर्ल्ड है, इसमें जो लिविंग बीइंग है जैसे ह्यूमन लाइफ है, एनिमल लाइफ है, प्लांट्स है, ये सब आते हैं। एबायोटिक वर्ल्ड में आते हैं जैसे कि टेम्परेचर, रेनफॉल, ये ऐसे पैरामीटर्स। तो सबको ही इफेक्ट करता है एयर पोल्यूशन। सी हो गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड में दिए है कि एयर पोल्यूशन किस किस के कारण हो सकता है। ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण हो सकता है, इंडस्ट्रीज हैं, कोल बर्निंग हो रही है, वेहिकुलर इमिशन इमिशन होता है उसके कारण होता है, नेचुरल डिजास्टर्स इवेंट्स के कारण भी होता है जैसे कि वोल्केनोज वगैरह हुए उनके कारण काफी ज्यादा एयर पोल्यूशन होता है। तो दोनों ही करेक्ट है, यहाँ पर भी सी हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में दिए है कि ऑप्शंस में जो दिए हैं उनमें कौन सा ऐसा है जो कि एंथ्रोपोजेनिक कॉज ऑफ एयर पोल्यूशन नहीं है। तो एंथ्रोपोजेनिक होता है मैन मेड, जो ह्यूमंस की एक्टिविटीज के कारण होता है। तो बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल तो एंथ्रोपोजेनिक है, फायरवुड बर्निंग भी ह्यूमंस ही करते हैं, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज भी इन्हीं का है। बर्निंग ऑफ फॉरेस्ट ड्यू टू लाइटनिंग, काफी बार फॉरेस्ट एरिया में आग लग जाती है तो उसके कारण धुआं निकलता है, एयर पोल्यूट होती है, तो वो एंथ्रोपोजेनिक नहीं है, वो नेचुरल है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में दिया है कि लंदन स्मॉग है, उसका प्राइमरी कॉज क्या था। तो प्राइमरी कॉज था इसका बर्निंग ऑफ कोल, फिर और कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हुई, कुछ फैक्टर्स आए एनवायरनमेंट के जिनको हम आगे डिस्कस करेंगे, और उसके कारण इतना बड़ा डिजास्टर हुआ। ये हो गया। क्वेश्चन नंबर सिक्स में दिया है कि लंदन स्मॉग नाम से जो मेजर डिजास्टर हुआ लंदन में वो कौन से ईयर में हुआ था। तो ये 1952 में हुआ है। क्वेश्चन नंबर सेवंथ में दिया है कि नीचे जो स्टेटमेंट्स दिए हैं इनमें से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो कि इनकरेक्ट है। इस टाइप के स्टेटमेंट्स में काफ़ी बार ऐसा स्टेटमेंट होता है इनकरेक्ट वाला कि आप कॉमन सेंस से भी उसको कर सकते हो। यहाँ पर जैसे फर्स्ट में तो दिया है कि एयर पोल्यूशन है वो कॉज करता है लोकल, रीजनल एज वेल एज ग्लोबल एडवर्स इम्पैक्ट, तो पता है सब पे होगा इम्पैक्ट। तो बी में दिया है कि एंशिएंट टाइम में एयर पोल्यूशन का एग्जिस्टेंस कुछ प्लेसेस पे था, तो काफ़ी अर्ली ये डिटेक्ट हो गया था, और लंदन स्मोक का जो हुआ था डिजास्टर 1952 में, उससे काफ़ी पहले कोल बर्निंग के लिए लॉज वगैरह बन चुके थे, बट फिर भी सिचुएशन कंट्रोल नहीं हो पाई। सी में दिया है कि एयर पोल्यूशन डज नॉट कॉज अडॉप्शंस एंड एनवायरमेंटल इम्बैलेंसेज इन बायोलॉजिकल स्पेसीज। तो एयर पोल्यूशन के कारण एनवायरमेंटल इम्बैलेंसेज होते हैं बायोलॉजिकल स्पेसीज में, और ये स्टेटमेंट बुक से लिया गया है, इसके घर की बुक में जहाँ पे लंदन स्मोक को एक्सप्लेन किया हुआ है। जब लंदन स्मोक के कारण एयर पोल्यूशन हुआ उस टाइम सारे के सारे जो ट्रीज थे लंदन में वो ब्लैक हो गए थे, और इसके कारण जो भी मॉथ्स उन पे लहरे थे उनमें जो ब्लैक कलर वाले थे वो तो सर्वाइव कर गए, क्योंकि जो बड़े बर्ड्स थे वो उनको खाते हैं, वो उनको डिटेक्ट नहीं कर पाए। बट जो अलग कलर के बर्ड्स थे वो कैमोफ्लेज नहीं कर पाए ब्लैक कलर में, और इसके कारण उनमें कुछ स्पेसीज हैं जो कि खत्म हो गई। वहां पर ये एक्सप्लेन किया था कि एयर पोल्यूशन है ये एनवायरमेंटल इम्बैलेंसेस भी करता है बायोलॉजिकल स्पेसीज में। तो सी इनकरेक्ट हो गया यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है कि वो फैक्टर जो कि प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल है एयर पोल्यूशन के लिए मॉडर्न डेज में। तो अब यहाँ पे कुछ तो नेचुरल फैक्टर्स दिए हैं, डस्ट स्टॉर्म नेचुरल है, फॉरेस्ट फायर भी नेचुरल है, तो ये तो मॉडर्न डेज में क्या है, तो शुरू से होता है। इंडस्ट्री और ऑटोमोबाइल्स ऐसे कॉजेज हैं जो कि मॉडर्न डेज में ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाते हैं, तो ए आंसर हो गया यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है कि वर्ल्ड की जो टोटल एयर पोल्यूशन है उसमें से 90% एयर पोल्यूशन कौन से पोल्यूटेंट करते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी। तो ये भी एस के गर्ग के बुक से एज इट इज लाइन उठा के क्वेश्चन फ्रेम कर दिया। वहां पर जब प्राइमरी पोल्यूटेंट्स को एक्सप्लेन किया है तो लिखा है कि ये 5 है, ये मेजर प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट है, और ये जो 5 प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट हैं ये 90% ऑफ ग्लोबल एयर पोल्यूशन के कॉजेज हैं। तो ए हो गया यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है कि प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट
जो कि फॉर्म होता है इनकम्प्लीट कंबस्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर के कारण। तो ऑर्गेनिक मैटर का अगर कंप्लीट कंबस्शन ना होके इनकम्प्लीट होता है, तो उस केस में कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है। क्वेश्चन नंबर 11th में दिया है कि जो ऑप्शंस दिए हैं इनमें से सेकेंडरी पोल्यूटेंट कौन सा है? तो प्राइमरी पोल्यूटेंट्स होते हैं ऑक्साइड ऑफ सल्फर SO2 हो गया, ऑक्साइड ऑफ कार्बन CO हो गया, CO2 हो गया। ये सारा याद रखना, आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं प्राइमरी पोल्यूटेंट कौन से हैं, सेकेंडरी पोल्यूटेंट कौन से हैं, इसी पे। ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन हो गया NO, NO2, NO3। वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गए जिनमें मोस्टली हाइड्रोकार्बन्स हैं, और सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर हो गया, SPM से डिनोट करते हैं इसको। तो सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, सल्फर टेट्राऑक्साइड, यहाँ पे SO2 है, यहाँ पे SO4 भी इसी कैटेगरी में आएगा। ओजोन ऐसा है जो कि प्राइमरी पोल्यूटेंट नहीं है, ये सेकेंडरी पोल्यूटेंट है। क्वेश्चन नंबर 12th में दिया है कि ऑप्शंस में जो दिए हैं इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट नहीं है? तो सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट होते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, ओजोन, फॉर्मल्डिहाइड, और फोर्थ है पैन। सल्फ्यूरिक एसिड भी इन्हीं में है, फॉर्मल्डिहाइड भी है, पैन भी है, पेरोक्सिल नाइट्रेट। तो डी होगा यहाँ पर आंसर, नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया है कि नीचे जो दिए हैं उनमें से कौन सा प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट नहीं है? तो प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट में थे ये सब। तो ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन प्राइमरी है, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक हाइड्रोकार्बन ये भी प्राइमरी है, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर ये भी प्राइमरी है, पैन है ये सेकेंडरी में पढ़ा था हमने। और सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट ऐसे हैं जो कि प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट हैं, सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्ट करते हैं कुछ दूसरे कंपाउंड्स के साथ में और फिर बनाते हैं सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट। प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट ऐसे हैं जो कि डायरेक्टली उनका सोर्स हमें आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये इससे आ रहा है। यहाँ पर हो गया डी। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया है कि ऑप्शन में जो स्टेटमेंट्स दिए हैं उनमें से इनकरेक्ट कौन सा है? फर्स्ट में दिया है कि सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट्स फॉर्म होते हैं, सिंपल केमिकल रिलेशन होता है टू प्राइमरी पोल्यूटेंट में, करेक्ट है। बी में दिया है सनलाइट एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जो प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट थे बेसिकली ये रिएक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ में वाटर वेपर की प्रेजेंस में और सनलाइट की प्रेजेंस में, और एंटायरली न्यू सेट ऑफ पोल्यूटेंट बनाते हैं। इनको बोला जाता है सेकेंडरी पोल्यूटेंट। सेकेंडरी पोल्यूटेंट ऐसा है कि डायरेक्टली इमिशन नहीं होता है उसका, प्राइमरी का हम डायरेक्टली सोर्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो बी में दिया सनलाइट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी पोल्यूटेंट, ये भी सही है। सी में दिया है कि फोटोकेमिकल रिएक्शन है वो रिस्पॉन्सिबल है सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स के फॉर्म होने के लिए। तो सनलाइट की प्रेजेंस में फोटोकेमिकल रिएक्शन होती है जिससे सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स बनते हैं। डी में दिया है कि नो सेकेंडरी पोल्यूटेंट इन्वॉल्व इन लंदन स्मोग। तो स्मोग अपने आप में एक सेकेंडरी पोल्यूटेंट है, डी हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया है कि 1929 में काफ़ी सारी डेथ हुई थी, एक क्लिनिक में फायर लग गई थी यूएसए में, और डेथ हुई थी इनका कॉज था कि काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में एक्सरे फिल्म थी और उनकी बर्निंग हो गई थी। तो इसके कारण एक गैस निकली थी, वो गैस है वो कौन सी है? तो ये क्लिनिक में एक मेजर स्ट्रक्चर फायर अकर हुई थी वहाँ पर। क्या था कि बेसमेंट में कोई रूम था और उसमें बहुत ज़्यादा एक्सरेज रखे हुए थे लार्ज अमाउंट में, और वहाँ पर उन एक्सरेज ने फायर कैच कर ली और उनके जलने के कारण कुछ येलोइश ब्राउन कलर की गैस निकली और वो बहुत क्विकली पूरे के पूरे क्लिनिक में स्प्रेड हो गई और बहुत ज़्यादा डेथ हुई इसमें। ये एक्स-रे फ़िल्म थी, ये फ्लेमेबल नाइट्रोसेलुलोज़ की बनी हुई थी। तो इनकी जब बर्निंग हुई तो उसमें जो गैसेज़ रिलीज़ हुई, उसमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड थी। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया है कि 1952 में लंदन स्मोक हुआ और उसके कारण लंदन में अराउंड 4000 पीपल की डेथ हो गई। तो ये किसके कारण हुआ? तो हम समझते हैं उसका प्रोसेस पूरा कि क्यों हुआ। लंदन सिटी में क्या हुआ, 5th से लेके 8th दिसंबर 1952 तक एक स्मॉग बना, जो कि आपने भी दिल्ली में सुना होगा कि दिवाली के आसपास उस टाइम होता है दिल्ली में ये इश्यू, जिसने कवर कर लिया पूरे सिटी को। और ये इंसिडेंट अकर हुआ स्मोक पॉल्यूशन और फॉग है उनके कंबाइंड रिएक्शन के कारण। जो स्मोक पॉल्यूशन था उसमें सल्फर डाइऑक्साइड थी, जो कि लार्ज स्केल पे कोल की बर्निंग हो रही थी, ऑयल की बर्निंग हो रही थी, उससे रिलीज़ हो रही थी। तो SO2 थी,
और फॉग था। स्मोक था जिसमें SO2 थी और फॉग था, तो इनका रिएक्शन हुआ और स्मोक बना। और एक और मेजर फैक्टर आया इसमें, और इसी टाइम ड्यूरेशन में एक एंटी साइक्लोन रीच हुआ, और एंटी साइक्लोन रीच होने के कारण इतना ज़्यादा स्टेबल हो गया एनवायरनमेंट कि एयर की मूवमेंट नहीं हुई विंड की। अगर एयर का मूवमेंट होता है, तो ये जो पॉल्यूटेंट्स हैं, इनका डाइल्यूशन हो जाता है और उतने डेंजरस नहीं होते ये। तो एक तो फॉग था सिटी में, एक स्मोक था जिसमें SO2 थी, और उसी के साथ में एंटी साइक्लोन भी आ गया सिटी में, जिसने स्टेबल कर दिया एनवायरनमेंट को। तो सारे ही फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया है कि ह्यूमन नोज़ में जो हेयर है, वो किससे छोटे पार्टिकल्स को रिमूव नहीं कर सकते। तो जब हम एयर पॉल्यूशन का स्टडी करते हैं, तो हम इन्हीं पार्टिकल्स पे फोकस करते हैं। और जो नोज़ के हेयर हैं, वो 5 माइक्रोन से छोटे जो पार्टिकल्स हैं, उनको रिमूव नहीं कर पाते। हालाँकि इसका एक्चुअल में जो स्टैंडर्ड रखा गया है, वो 10 माइक्रोन रखा गया है कि 10 माइक्रोन से जो छोटे साइज़ के पार्टिकल्स हैं, उनको हम एयर पॉल्यूशन में स्पेसिफिकली कंसीडर करते हैं। इसलिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा 10 माइक्रोन। एग्ज़ैक्टली वैल्यू पूछा जाए तो ये 5 माइक्रोन होता है। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया है कि वो केमिकल कंपाउंड जो कि फोटोकेमिकल स्मॉग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो फोटोकेमिकल स्मॉग बनता है बाय रिएक्शन ऑफ सम हाइड्रोकार्बन एंड ऑक्सीडेंट्स लाइक SO2 NOx। तो दोनों ही हैं, हाइड्रोकार्बन भी रिस्पॉन्सिबल है, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन या ऑक्साइड ऑफ सल्फेट हुए तो वो रिस्पॉन्सिबल होंगे। सी हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया है कि भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी 1984 में, उसमें कौन-सी पॉइज़नस गैस रिस्पॉन्सिबल है, कौन-सी गैस रिलीज़ हुई थी उस टाइम? 2 दिसंबर 1984 को एक एक्सीडेंट हुआ था, और कोई फैक्ट्री थी जिसमें कि मिथाइल आइसोसाइनाइड एक बहुत ही ज़हरीली गैस होती है, ये रिलीज़ हुई थी। बी हो गया यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 20 में दिया है कि नीचे जो ऑप्शंस में दिए हैं, उनमें से कौन-सा ऐसा है जो फोटोकेमिकल स्मोक का कॉन्स्टिट्यूएंट नहीं है? तो पिछले क्वेश्चंस में हमने देखा कि हाइड्रोकार्बन्स और ऑक्सीडेंट्स होते हैं SO2 या NOx, जिनके सनलाइट में इंटरेक्शन के कारण स्मोक बनता है, और इसी के बनने के प्रोसेस में पैन भी बनता है, ओज़ोन भी बनता है। कुछ इस तरीके से होती हैं रिएक्शंस कि फोटो डिसोसिएशन होता है नाइट्रोजन का, जिससे ओज़ोन मिलता है और एटम्स ऑफ ऑक्सीजन रिलीज़ होते हैं। ये ऑक्सीजन एटम्स हैं, ये वाटर के साथ में रिएक्ट करते हैं और हाइड्रॉक्सिल रेडिकल्स बनाते हैं। देन ये हाइड्रॉक्सिल रेडिकल्स हैं, ये ऑक्सीडाइज़ करते हैं हाइड्रोकार्बन को, और इससे बनता है हाइड्रोकार्बन रेडिकल्स। हाइड्रोकार्बन रेडिकल्स हैं, इनका फिर ऑक्सीडेशन होता है और एल्डिहाइड बनते हैं। देन फर्दर एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज़ होते हैं और फॉर्मल्डिहाइड पेरोक्साइड बनाते हैं। तो ये सब होता है फोटोकेमिकल स्मॉग में। CO नहीं होता है, CO एक प्राइमरी पॉल्यूटेंट है, ये नहीं होता है फोटोकेमिकल स्मॉग में, तो बी हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 में दिया है कि मेजर फोटोकेमिकल ऑक्सीडेंट क्या है? नाइट्रोजन ऑक्साइड या सल्फाइड ऑक्साइड? ये सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्ट करके फोटोकेमिकल स्मॉग बनाते हैं। तो यहाँ पर ऑक्सीडेंट होते हैं या तो नाइट्रोजन के या सल्फाइड के, तो ऑप्शंस में से सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 में दिया है कि सेकेंडरी पॉल्यूटेंट कौन-सा है, नीचे जो ऑप्शंस दिए हैं इनमें? तो ये होते हैं सेकेंडरी पॉल्यूटेंट H2SO4, O3, फॉर्मल्डिहाइड, पैन, तो डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 में दिया है कि सिगरेट के स्मोक के जो पार्टिकल्स होते हैं, उनका साइज़ क्या होता है? किससे स्मॉलर होता है? तो 0.01 से 1 माइक्रोन तक की साइज़ के होते हैं सिगरेट के स्मोक के पार्टिकल्स, तो ए हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 में दिए है कि ऑप्शंस में दिए हैं इनमें से मोस्ट हैज़ार्डियस गैसेज़ एयर पॉल्यूटेंट क्या है? तो जब हम एयर पॉल्यूटेंट्स के बारे में पढ़ते हैं, तो हम SO2, SO3 इन सब के बारे में पढ़ते हैं। फिर नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स आते हैं, हाइड्रोकार्बन्स के बारे में पढ़ते हैं, CO होता है जो कार्बन मोनोऑक्साइड वो, और CO2 भी एयर पॉल्यूटेंट है जिसमें मेजर फोकस CO पे रहता है। तो ऑप्शंस के हिसाब से यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड हो जाएगा आंसर। सल्फर डाइऑक्साइड है, ये बेसिक एयर पॉल्यूटेंट है, जो भी सल्फर के ऑक्साइड्स होते हैं उनमें, और ये एक इरिटेंट गैस है जो कि जब हम इसको इन्हेल कर लेते हैं, तो मस्कस मेम्ब्रेन को अफ़ेक्ट करती है। ब्रीथिंग रेट है उसको इंक्रीज़ कर देती है। ऑक्सीजन का डेफ़िशिएंट हो जाता है बॉडी में।
और फॉग्स में जो एसिडिटी होती है वो भी इसी के कारण होती है। तो डी आंसर हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 25 में दिया है कि एनुअल स्पेसिफाइड स्टैंडर्ड है जो एसओ2 का, वो क्या है रेजिडेंशियल एरिया के लिए? जो न्यूली रिवाइज्ड नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड है। शॉर्ट में इसको NAAQS से रिप्रेजेंट करते हैं, नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड। तो ये स्टैंडर्ड है, क्वेश्चन में एसओ2 का पूछा है। तो एनुअल तो इसकी 50 है और 24 आवर्स की 80 है। 2 लिमिट डिफाइन की गई हैं। जैसे कि एनुअल तो इतने से कम रहना ही चाहिए, बट 24 आवर का एवरेज भी लिमिट है इसकी, 80 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। क्योंकि हो सकता है साल के मैक्सिमम डेज़ पे तो नहीं है ये पोल्यूटेंट, बट कुछ 2-3 डेज़ में इतना ज़्यादा हाई कंसंट्रेशन में है कि वो बहुत एक्यूट इफ़ेक्ट करेगा हेल्थ पे। तो क्वेश्चन में हमसे एनुअल वाला पूछा है तो 50 हो जाएगा यहाँ पर। तो आज के लेक्चर में इतना ही। आगे के 25 क्वेश्चंस और बचते हैं, वो नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे। पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।